नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक टीचिंग पोटेंशियल की मैराथन करेंगे और इसमें क्वेश्चंस कितने हैं वो मैंने काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने जो है जितने भी स्टेट के अभी बीएड एंट्रांस हुए हैं उनके टीचिंग पोटेंशियल के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और साथ में और भी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। तो कहीं से पीडीएफ और कहीं से स्क्रीनशॉट, ऐसे मैंने सारा मिक्स मैच किया हुआ है। सो इसकी पीडीएफ भी आपको नहीं मिल पाएगी, बिकॉज आधे क्वेश्चन वर्ड फाइल में, आधे मैंने फोटोज वगैरह में रखे हुए हैं। बट जो आपका फायदा होगा, इसमें मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और कई एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि सर क्या यहाँ से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन या जो चंडीगढ़ का पेपर हुआ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या पंजाब के पीवाईक्यू से। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। बट कंसेप्ट जो है, अगर आपने चार ऑप्शन वो समझे और फिर आपने आंसर को टिक किया, वहां से जो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई है उन्हीं को घुमा के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो इसलिए सभी किसी भी आप टेस्ट की तैयारी करोगे तो उसमें पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैटर्न क्या चल के आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो सारी चीजें आपको यहां से क्लियर होती हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन से रिलेट करना होता है, वो सारी चीजें आपको ऐसे पता लगती हैं। तो ऑप्शन को और उनको जब आप समझेंगे तो वैसे क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली आपको आपके एंट्रांस में जरूर दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ कैन अ टीचर एनहांस लर्निंग इन द क्लासरूम। अब टीचर जो है लर्निंग को कैसे एनहांस कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, उनमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हो गए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब ये किसी भी स्टेट का हो, आप इसको इजीली कर सकते हो। तो ये फायदा होता है कंसेप्ट को सीखने का। बाय कंपटीशन, ठीक है कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन ये नहीं कि जो है एक दूसरे से ही स्टूडेंट जो है हेट करने लग जाए मार्क्स के चक्कर में। बाय ट्रेनिंग, ये भी सही है। बाय रिलेटिंग द सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स लाइव्स, बाय हार्ड वर्क। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। हाउ कैन टीचर एनहांस लर्निंग इन द क्लासरूम। तो अगर मोस्ट जो है रिलेटेड आंसर की बात करें तो ये जो सी ऑप्शन है, बाय रिलेटिंग द सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स लीव्स, मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जब आप करते हो तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देन जैसे मैंने को बताया कि जितना वो एंगेज करेगा अपनी लाइफ से या रियल लाइफ से, अपने सराउंडिंग से, उतनी चीजें उसको डीपली समझ में आएंगी। चाइल्ड सेंटर्ड लेसन्स टेक चिल्ड्रन फॉरवर्ड। अब चाइल्ड सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है। एक्सेसिव एक्शन, कंप्लीट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सिविक क्वालिटीज, नन ऑफ दिस। तो सबको पता है इसका क्या आंसर है, बिकॉज हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अब देखिए क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किया हुआ है, बट पूछने का तरीका बदल गया। लेकिन हमने किया हुआ है कि अगर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है तो चाइल्ड को कहाँ लेके जाती है, वो उसके कंप्लीट डेवलपमेंट। अब आपको बहुत बार मैंने बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट, तो सारी एक ही चीजें। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज अ चाइल्ड एजुकेशनिस्ट। किसको बोला जाता है चाइल्ड एजुकेशनिस्ट।
सो राइट आंसर इज गिजू भाई बदेखा, क्योंकि इन्होंने जो मोंटेसरी मेथड चलाया था इसलिए इनको जो है चाइल्ड एजुकेशनिस्ट बोला जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ बेनिफिट इन चेंजिंग द सीट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम में सीट्स को चेंज करते हो तो क्या बेनिफिट्स होता है? तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। चाइल्ड डज नॉट फील इंफीरियर इन द क्लास, न्यू स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड, इट प्रमोट इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, नन ऑफ दिस। तो जब आप सीट को चेंज करेंगे तो कभी वो किसी के साथ बैठेगा, किसी के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, और वो उसको जो है चेंजिंग द सीट जो किसको प्रमोट कर रहा है? इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। सो सी आंसर इज राइट आंसर। अ गुड टीचर, ये भी हमने बहुत बार किया है। Establish communication with students, inspires to read the book, emphasize rote learning। तो ये तो नेगेटिव हो गया। सिर्फ बुक से पढ़ना ये भी खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो आंसर्स हैं, अब ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें बदलती जाती हैं। नहीं तो गुड टीचर जो है और भी बहुत सारे जिसके अंदर सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है किसी ऑप्शन में। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपने जाना है कि बेटर ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ट बी इन प्राइमरी टीचर। एक प्राइमरी टीचर जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 5th क्लास तक बोलते हैं हम उनको, 1st to 5th, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि उनके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए और लव भी होना चाहिए, दोनों। स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए वो। सो सी ऑप्शन इज राइट। हालांकि अकॉर्डिंग टू एनईपी किसी को भी स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है, फ्लेक्सिबल होना है सबको, फ्लेक्सिबल। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। द राइट वे टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन स्टूडेंट इज हार्श बिहेवियर, पहले ही नेगेटिव खत्म। डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आइडियल बिहेवियर ऑफ टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। व्हाट इज टीचिंग? एन आर्ट एंड स्किल मैनेजमेंट। तो यहां भी आंसर बहुत इजी है। टीचिंग इज आर्ट भी है और स्किल भी है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पंजाब एंट्रांस में नहीं मिलेगा, बट जहां टीचिंग की बात होगी आप ऑप्शन में से ये क्लिक कर सकते हो कि ये आर्ट भी बोलते हैं टीचिंग को, स्किल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में जहां ये होंगे वहां आप टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है अदर स्टेट के क्वेश्चन भी आपको हेल्प करते हैं कंसेप्ट को बिल्ड करने में। देन देयर शुड बी relationship between teacher and student to create harmonious classroom environment, to provide tuitions to student। तो ये नेगेटिव हो गया। to establish relationship between parent and student, none of this। there should be relationship between teacher and student, क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास है। So the right answer is A option, to create a harmonious classroom environment। तो टेंशन फ्री, हैप्पी क्लासरूम, ये सारे मोटो हैं आजकल की लर्निंग के। इन्वायरमेंट जो है ओवरऑल सब कुछ बढ़िया होना चाहिए बच्चों के लिए। फियरलेस कंपाउंड बनाते हैं हम बच्चों के लिए जहां बच्चे डरे ना। A positive teacher-student relationship fosters a conducive learning atmosphere। What kind of attitude should a teacher have toward students?
responsibility, sense of sensitivity, sense of positivity, all of the above. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। अब कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखे कि टीचर स्टूडेंट के प्रति कैसा होना चाहिए, तो आप ये सारी चीजें उसके अंदर फिट करके आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मर्जी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जाए। There is interaction between teacher and students from the rich knowledge of teacher being friend of students, the teacher being a guide, all of the above। तो यहां भी राइट आंसर हो जाएगा all of the above। Then the aim of education should be, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, उनको जिंदगी के आगे सभी पड़ाव के लिए तैयार करना ही एजुकेशन का मेन पर्पज है। और याद रखें, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया एजुकेशन का मेन पर्पज, तो चेंज इन बिहेवियर, व्हाट इज एजुकेशन, सो इट इज नोन एज चेंज इन बिहेवियर। और ब्रॉड डोमेन हम इसको मानते हैं, ब्रॉड डोमेन, कि अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वहां पे एजुकेशन हो रही है। तो ये आपने याद रखना। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग शुड बी बिहेवियर चेंज, अभी पढ़ा है मैंने, एडजस्टमेंट, तो ये बिहेवियर चेंज भी सिखाते हैं और कहां कैसे एडजस्ट करना है वो भी सिखाते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्यूरियोसिटी के ऊपर। अगर क्यूरियोसिटी होगी तो कंसंट्रेशन होगी, फिर बच्चा हार्ड वर्क करेगा और जो है इंटेलिजेंस अपने आप उसके अंदर आएगी। सो मेन ए ऑप्शन इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ाया उसको बाद में रीचेक करना और उसके ऊपर फिर दोबारा से काम करना। तो इस टाइप की टीचिंग को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे हम अपने ही काम को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट related to teaching and learning. The goal of teaching is to make changes in behavior। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। यस, टीचिंग होगी तभी लर्निंग होगी, लर्निंग होगी दैट मीन टीचिंग वहां पे हो रही है। टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी मैटर ऑफ शेयरिंग एंड अलोइंग कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। बिल्कुल सही है ये भी। देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में हमारे पास डिफरेंस होता है, तो ये जो है इनकरेक्ट है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बाकी ये तीनों हमारे बिल्कुल सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, कि टीचिंग कैसी हुई है उसको हमने जज करना, तो कैसे करेंगे? सिलेबस कवर हो गया तो, या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स एटीट्यूड, या यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। तो सबसे पॉजिटिव जो आंसर होगा वो होता है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपने टीचिंग की बाद में क्या आउटकम्स निकले हैं, पढ़ाने के बाद क्या लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह के आउटकम्स आपके पास आए हैं, उसके ही बिहाफ पे हम जज कर सकते हैं कि जो टीचिंग है कितनी इफेक्टिव तरीके से हुई है। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट? द प्लेस स्टूडेंट्स टू होमवर्क, only the physical atmosphere in classroom, sitting arrangement in a classroom, the physical, psychological, instructional atmosphere।
इन अ क्लासरूम। तो टीचिंग क्या है, सॉरी लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन एटमॉस्फेयर है क्लासरूम के अंदर, हम उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं एक लर्निंग इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कभी भी लर्निंग इन्वायरमेंट का कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर की बात वहाँ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ डिफरेंट डिफरेंट बीएड एंट्रांस से जो अभी इस साल हुए हैं, उसमें मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से रिलेटेड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और वो मैंने चूज नहीं किए जो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस हैं। सो हाउ कैन अ टीचर क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट विद द अवेलेबल स्पेस इन अ क्लासरूम? जितनी भी क्लासरूम में स्पेस है, जगह है, उसको यूटिलाइज करके कैसे हम पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं? बाय लॉट्स ऑफ पोस्टर, मेक श्योर स्टूडेंट्स ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम होम, create bright, clean and organized space, allow students to use low cost teaching aid। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड ऑप्शन, क्रिएट ब्राइट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट, तभी जो है उसको पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट माना जाएगा अगर सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में है, क्लीन है, ब्राइट है। The appropriate verb can be used to make objective behavioral, so to appreciate, to know, to understand, to demonstrate। तो ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज टू डेमोस्ट्रेट, मतलब कि जो हम खुद डेमोस्ट्रेट करेंगे वही स्टूडेंट्स जो हैं हमें ज़्यादा सीखते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग? तो आपको पता है जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें हम क्या डाल सकते हैं, एमसीक्यू, जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज पॉसिबल बिटवीन टू थिंग्स? अगर रिलेशन बताना है तो ट्रू फॉल्स तो आपको रिलेशन नहीं बता सकता है। मैचिंग आइटम्स जो है, मैच द फॉलोइंग जो हम करवाते हैं वहां पे एक के साथ एक हम रिलेशन जो बनाते हैं तभी वो मैच द फॉलोइंग होते हैं। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। एमसीक्यू मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज। तो असेसमेंट जो है वो फीडबैक के लिए काम आता है, जो हम करते हैं उसके बाद हम फीडबैक दे सकते हैं। मेजरमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है, और जजमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, तो आपने याद रखना है जजमेंट मीन्स इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a class 10 students is attending a fitness program besides his regular class hours is an example of, so this is a non formal education। ये मैंने सारा आपको डीपली पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो देखिए हमने फॉर्मल, नॉन फॉर्मल सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बट अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसी से रिलेटेड है। अगर आपने ढंग से डेफिनेशन देख ली तो वहां आप 1 मिनट में इसका आंसर दे पाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लर्निंग आउटकम? लर्निंग आउटकम्स का फीचर क्या नहीं है? लर्निंग आउटकम शुड बी रियलिस्टिक, लर्निंग आउटकम शुड बी स्पेसिफिक, लर्निंग आउटकम शुड बी सिंपल, लर्निंग आउटकम शुड फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। तो जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, पहली बात तो वो प्रोसेस पे नहीं फोकस करते हैं, वो एंड द एंड जो हमने क्या सीखा उसके ऊपर फोकस करता है। और वो उसमें हमने क्या क्या चेक करना है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद में जो बच्चे सीखेंगे, आउटकम्स जो निकलेगा वो ये होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ लर्निंग आउटकम्स।
फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर एज प्रपोज्ड बाय NEP 2020? तो असेसमेंट की अगर बात करें तो अगर आप हिंदी में इसका मतलब देखें, आकलन करना या फिर परख करना. तो यहाँ से आपने याद रखना है, जो भी असेसमेंट नेशनल असेसमेंट सेंटर है वो प्रपोज किया गया है और उसका नाम जो है परख रखा हुआ है. दीक्षा हमने बता दिया टीचर ट्रेनिंग के लिए काम आता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन according to NEP 2020? What is the age group covered in school education according to NEP 2020? तो जो NEP 2020 है, अगर आप बात करेंगे वहां पे, तो 4 ऑप्शन है आपके पास. अब जब मैंने आपको NEP 2020 का स्ट्रक्चर बताया है, तो अगर आप उसको भी देखेंगे 5, 3 + 3 + 4, तो यहाँ पे देखेंगे आप 15 साल का जो हम ईयर कवर कर रहे हैं. और मैंने आपको ये भी 4 स्टेज बताए हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज पहला होता है जो कि 3 साल से स्टार्ट होता है और 8 साल तक चलेगा आपका, 5 साल ये. देन प्रिपरेटरी के बाद फाउंडेशनल, फिर उसके बाद मिडल एंड देन हमारा लास्ट स्टेज होगा. तो यहाँ पे अगर आप इसको भी ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 4 15, और 15 जो आप देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो 3 और 18. और वैसे भी मैंने वो जो स्लाइड आपको दिखाई थी उस दिन, उसमें 3 साल से स्टार्टिंग हुई और लास्ट 18 साल तक हम जाते हैं. तो वहां से भी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते थे. तो इसलिए मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ कि जो भी वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको डीपली देखें. डायरेक्टली क्वेश्चंस ना मिले, इनडायरेक्टली आपको जरूर मिलेंगे अगर आप ढंग से रिलेट कर पाएंगे. तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. देन learner centered approach is one where learner is the center of the learning. तो बिल्कुल सही बात है. जो चाइल्ड सेंटर लर्निंग होती है वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके सेंटर में रख के बनाई जाती है. दैट मीन मतलब जो पार्टिसिपेशन होगी स्टूडेंट्स की ज़्यादा होगी, टीचर की कम होगी. टीचर जो है सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा. फैसिलिटेटर मीन्स बस उनको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी थोड़े से उनको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा. अब रीजन की बात करते हैं. स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट एज इट इज. तो ये कह रहे हैं कि मिडिल स्कूल में जो है लर्निंग बेस्ट होती है जब हम बच्चों से रिप्रोड्यूस करवाते हैं टेक्स्ट को एज इट इज. तो ये गलत है. अभी हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर लर्निंग की, जहाँ एज इट इज उनसे नहीं करवाना है. जो भी उनकी लैंग्वेज है अगर उनको समझ में आया तो अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ों को कर सकते हैं. तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. सो सेकंड ऑप्शन इज राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल ऑफ समेटिव इवेल्युएशन. तो हमने फॉर्मेटिव समेटिव जो है इवेल्युएशन असेसमेंट की हुई है. तो फॉर्मेटिव में हम जो FA वगैरह लेते हैं, मैंने आपको याद करवाया था, F से याद रखना है. फॉर्मेटिव, फीडबैक, फॉर्मेटिव से फीडबैक याद रखना है, और FA वगैरह जो हम यूनिट टेस्ट लेते हैं वो सब इसके अंदर आता है फॉर्मेटिव के अंदर. अब फॉर्मेटिव के अंदर फाइनल एग्जाम, टर्म एंड टेस्ट. सो सी ऑप्शन इज राइट, जहां पे हम जजमेंट करते हैं. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय. तो ये आपका आता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर. इसके अंदर इमोशंस, वैल्यूज की हम बात करते हैं तो सारे इसके अंदर आएंगे. अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो कोग्निटिव डोमेन के अंदर. और अगर हम फिजिकली जैसे लिखना, हैंड, भागना, दौड़ना, ये सब इस साइकोमोटर के अंदर आ जाएंगे हमारे. तो ये 3 डोमेन आपने याद रखनी है. CAP, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर. कोग्निटिव मीन दिमाग से रिलेटेड रखना है आपने, अफेक्टिव फीलिंग्स से, भावनाओं से, साइकोमोटर हमारे जो भी लिखने की चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं, दैट इज साइकोमोटर डोमेन. तो जो भी एटीट्यूड, वैल्यूज हैं वो किसके अंदर आएगा? इंटरेस्ट, अफेक्टिव डोमेन के अंदर. देन फॉर्मेटिव
इवेल्युएशन इज, मैंने बताया आपको, हम जैसे एफए टेस्ट लेते हैं तो यूनिट टेस्ट लेते हैं तो वहां पे हम फीडबैक देते हैं, और फीडबैक का मतलब होता है कि हमने बच्चों की जो कमियां हैं उसको डायग्नोस किया। तो यानी कि ये जो इवेल्युएशन डायग्नोस का मतलब होता है जो भी कमियां रहेगी तो उसको, लर्निंग गैप जो रह गया उसको हमने पता लगा लिया, फिर हम उसको रेमेडियल देते हैं। डायग्नोस करने के बाद क्या देते हैं, रेमेडियल देते हैं कि भाई अब यहाँ इस चैप्टर में आपकी कमी है, इस मेथड से आपको नहीं समझ में आया, अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। सो दैट इज अ रेमेडियल टीचिंग। और तो बात करें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की, तो हेल्प किस में करता है ये डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है, लर्निंग गैप पता लगाने में। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है लर्निंग गैप को पता लगाने में। तो ये आपने याद रखना है फॉर्मेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब पैडागोगी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि पैडागोगी जो है ये साइंस ऑफ टीचिंग होती है, कि कैसे आपने बच्चों को पढ़ाना है, उसकी पूरी प्लानिंग, उसके अंदर मेथड कौन सा यूज करेंगे, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ adopting teaching methods in pedagogy? Planning the curriculum, then selection of the teaching method, teaching in the class, taking feedback from the student, assessment and evaluation। तो अब हमें बताना है क्या राइट ऑप्शन होगा। तो पहली बात तो जो फीडबैक है और असेसमेंट है, डी और ई ये दोनों लास्ट में आएंगे। देन पहले प्लानिंग होगी, फिर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग होगी, देन टीचिंग इन द क्लास। तो ये जो ए बी सी डी ई है ये पूरे आपको पहले ही चर्नोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं कि सबसे पहले प्लानिंग करोगे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है, फिर मेथड कौन सा यूज करोगे, फिर आप जाके पढ़ाओगे, फिर बच्चों से फीडबैक लोगे, और फिर आप जो है असेसमेंट और इवेल्युएशन करोगे। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट आपने याद रखना है, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आप यूज करोगे इसको। देन सेकंड क्वेश्चन, ये आपने देख लेना अगर आपको डिटेल में इसको चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग? गवर्नमेंट पॉलिसी, मोटिवेशन, देन एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, फिजिकल फैसिलिटी। जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी या मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या फिजिकल फैसिलिटी। ये आपके पास ऑप्शन है, आपने तीन इसमें सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से आप करोगे। तो जो हमारी लर्निंग है उसमें मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बी सी डी। बाकी जो फिजिकल फैसिलिटी है और गवर्नमेंट पॉलिसी है ये इतना रोल प्ले नहीं करती हैं। तो मोस्ट जो हम मानेंगे मोटिवेशन, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, MAI आपने याद रखना है। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, BCD ओनली। जैसे यहाँ बताया गया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे सीधा एजुकेशन सिस्टम को, वो भी मैक्रो लेवल में, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्ट्रेटजी शुड अ टीचर एडॉप्ट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? तो बात करें इंक्लूसिव क्लासरूम की, इसमें जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उसके अंदर स्लो लर्नर भी आ जाएंगे, डिसेबिलिटीज वाले भी आ जाएंगे, आपके गिफ्टेड चाइल्ड भी आ जाएंगे। बाकी स्पेशल के बाद जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो सारे एक साथ मिलके पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंक्लूसिव क्लासरूम। और आजकल हम इसी को फॉलो करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट थे वो अलग पढ़ाई करते थे और नॉर्मल अलग, लेकिन अब जो सारे मिलके एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके नीड्स को, इंडिविजुअल डिफरेंस को,
और फिर अपने टीचिंग मेथड को उनके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। यूजिंग द सेम करिकुलम, अभी ये अपोजिट हो गया, अभी मैंने जो समझाया उसकी। कस्टमाइज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नीड्स, बिल्कुल सही है। टीचिंग स्पेसिफिक स्टूडेंट्स बाय सीटिंग देम सेपरेटली, ये नहीं करना, इसलिए तो हमने इंक्लूसिव क्लासरूम का इन्वेंशन किया हुआ है, सो इससे बचना है। देन यूजिंग डिफरेंट असेसमेंट मेथड टू मोटिवेट स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया आपको। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जिसमें हमें यूज करना है बी और डी को, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट। यहां पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया, एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज, डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी इन सच क्लासरूम फोकस ऑन। तो सारी चीजों डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर भी काम करना पड़ता है, यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें समझ के फिर हम और बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मैच द फॉलोइंग है हमारा नेक्स्ट। लेक्चर मेथड किससे रिलेट करेंगे आप? लर्निंग बाय डूइंग, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट एक्सप्लोर रियल लाइफ प्रॉब्लम, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। तो लेक्चर मेथड जो है वो सिर्फ टीचर सेंटर होता है, टीचर वहां पे पढ़ा के चला जाता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे फर्स्ट का सेकंड सब में है, तो आगे और जाना पड़ेगा हमारे को। देन डेमोस्ट्रेशन मेथड, अब डेमोस्ट्रेशन में क्या करता है टीचर? डेमोस्ट्रेट करता है और वहां पे जो है एक्सप्लोर करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। सो बी का हो जाएगा थर्ड। देन प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हैं? लर्न जो है हमारे पास लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, हम वहां पे डिस्कवरी के साथ लर्न करवाते हैं। देन हेरिस्टिक मेथड, ये आपका हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। कहीं भी ये क्वेश्चन आए हेरिस्टिक मेथड तो आपने याद रखना है, दिस इज अ लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। मेन यहां से आपको जो लेके जाना है लेक्चर मेथड टीचर सेंटर होता है, लेकिन हम आजकल फोकस करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पे, और होलिस्टिक मेथड जो है लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल सही है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, वो चलते रहती है पूरी जिंदगी। रीजन लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द पर्पस। तो बात करें राइट आंसर की यहाँ पे, तो बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of it। तो बिल्कुल सही है हमारा पहला ही ऑप्शन कि रीजन भी ट्रू है और assertion भी ट्रू है, और यह इसको एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लर्निंग को लिंक करेंगे पर्पस के साथ तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइफ लॉन्ग चलती है और हम उसको कभी भूलते भी नहीं है, और लर्निंग जो है पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी याद रखना है आपने। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यहां पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू यू हाउ शुड क्लास कम्युनिकेशन बी? डिफिकल्ट, जर्नल, इंटरेस्टिंग। तो चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जो क्लासरूम की कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आपका जनरल क्वेश्चन है, व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स? इमोशनली इंटेलिजेंस होना टीचर के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टू स्टैब्लिश गुड कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमोसफियर इन क्लासरूम। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये आपका राइट हो गया। अब बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो ये क्या करता है? इज हेल्प करता है टीचर को रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। इसको बुलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि जनरल है, आप वैसे भी इसको सॉल्व इजिली आंसर दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, सारे आप जवाब दीजिए, देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं। जितनी मैंने वीडियोस करवाई हैं उसके अकॉर्डिंग
मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। अभी देखिए ये हमारे पंजाब या चंडीगढ़ का नहीं है, अदर स्टेट का है, बट क्वेश्चंस आप देखेंगे कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बीएड एंट्रांस इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? रिवैम्पिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, रिलेटिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज थ्रू एजुकेशन, सेपरेटिंग एजुकेशन फ्रॉम डिग्री। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, providing equal opportunity through education. C option is right. एक बार थोड़ा सा एनईपी के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्राइमरली एम टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मैंने पीछे बात की थी इंक्लूसिव क्लासरूम की, टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अमंग द गिवन ऑप्शंस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जनरल अवेयरनेस का इसके अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, वह भी देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है। रामायण, तो आप सबको पता है रामायण इज रिलेटेड टू वाल्मीकि। महाभारत व्यास जी। देन अष्टपदी, इट इज रिलेटेड टू जयदेव। एंड गीतांजलि, इट इज रिलेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर। सो ए ऑप्शन इज राइट। ये भी एक सिंपल से क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? सबको पता है नेटफ्लिक्स जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वाई इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग नेसेसरी? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है टीचिंग में? सो दैट टीचिंग कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द लर्निंग पेस ऑफ ईच स्टूडेंट, सो दैट टीचर कैन कंटिन्यू हिज ओल्ड स्ट्रेटेजी विदाउट चेंजिंग। ये तो हमें नहीं करना है, टीचर को बदलते रहना है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। सो दैट द टीचिंग मेथड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ये सही है। सो दैट एवरी स्टूडेंट्स गेट द सेम एक्सपीरियंस वट एवर हिज स्टाइल इज, नहीं, डिफरेंट मेथड यूज होंगे। सो ए एंड सी इज द राइट आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है हमारा। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट एल्स शुड अ टीचर टीच हिज स्टूडेंट बिसाइड नॉलेज? ये जनरल क्वेश्चन है। तो नॉलेज के अलावा टीचरों को क्या टीच करना चाहिए? रिलेंटलेस एफर्ट्स टू अचीव द गोल, डू नॉट लूज कंट्रोल एंड बैलेंस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, गुड यूज ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दिस। तो यही सारी चीजें हमें टीचिंग नॉलेज के अलावा सिखानी चाहिए बच्चों को। सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम? स्टूडेंट्स फीडबैक, यस, इससे भी आप पता लगा सकते हो। सेल्फ असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग, ये भी कर सकते हो। इंप्रूविंग टीचिंग मेथड, ये भी। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं भी बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर की इन द क्लासरूम, तो आपने याद रखना है ये सारे हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं टेस्ट, ऐसे टाइप भी होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी होते हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट आर प्रेफर्ड बिकॉज students do not get tired, answers are short, they have some of the merit of both essay type and objective. So the right answer is C option। इसके बाद दोनों जो चीजें होती हैं ऐसे टाइप की भी और ऑब्जेक्टिव टाइप की। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप tests are criticized because they fail to encourage creative thinking. Objective teachers are needed to evaluate them. They cannot be evaluated objectively, none of these। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं उसको इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज दे फेल टू एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग।
क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिखती, इसलिए आजकल आप देखोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 MCQ होते हैं अगर 10th क्लास के पैटर्न में आपको बताऊं। असर्शन रीजन उसके अंदर होते हैं, केस स्टडीज होती हैं। सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सीधा 5 नंबर का, इसमें सिर्फ स्टोरीज लिखनी है या फिर थ्योरीज लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस एजुकेशन इंक्लूड्स एजुकेशन थ्रू सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, इवनिंग कॉलेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिस्टेंस का मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग कोर्सेज। देन इन इंडिया आउट ऑफ फॉलोइंग रेट ऑफ लिटरेसी इज लोएस्ट, कहाँ पे है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रूरल फीमेल्स के अंदर। सो 55 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स इन acquainting the students with place which they otherwise will not be able to go, promoting better understanding, promoting interest, all of the above. So the right answer is all of the above. जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो आपके क्लासरूम टीचिंग और इफेक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन शुड बी। अब यहाँ पे ध्यान रखें, ना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात हो रही है ना समेटिव की बात हो रही है, यहाँ सिंपल इवेल्युएशन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। राइट आंसर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवेल्युएशन है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके अंदर फॉर्मेटिव भी आ जाएगा, समेटिव भी आ जाएगा। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इंक्लूड कोऑपरेटिव एटीट्यूड, कॉम्पिटेंस इन टीचिंग मेथड, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टॉट बाय हर, ऑल ऑफ द अबव। तो कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए और सब्जेक्ट में मास्टरी भी होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। देन हाउ वुड यू हैंडल अ नोटी चाइल्ड इन द क्लास? सेंड हिम आउट ऑफ द क्लास, नेगेटिव हो गया। अरेंज टू स्पीक टू हिम प्राइवेटली, ये हम कर सकते हैं। पनिश, नेगेटिव। इंसल्ट, नेगेटिव। सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ए टीचर इज सेड टू बी, टीचर को क्या कहा जाएगा? गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव। तो हम टीचर को गाइड भी बोलते हैं, फिलोसफर भी बोलते हैं, फ्रेंड, तीनों बोलते हैं। हमने याद रखना है। फैसिलेटर एक वर्ड होता है, वो भी याद रखना है, फैसिलेटर। तो ये सब हम टीचर के लिए यूज करते हैं। नेशन बिल्डर एक और वर्ड आपने याद रखना है, नेशन बिल्डर, ये भी हम टीचर के लिए यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज इंजर्ड इन प्लेग्राउंड, व्हाट विल यू डू? सेंड हिम टू द प्रिंसिपल ऑफिस, गिव फर्स्ट एड, फर्स्ट फाइंड आउट द रीजन फॉर द इंजरी, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहला काम होगा, ये सारी चीजें इंजरी को कैसे लगी ये सब बाद में करना है, पहले आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। A few students in your class are slow achievers. What will you do? Arrange additional coaching, adopt an attitude of indifference, inform their parents, none of this. So the right option is arrange additional coaching. कोचिंग मीन्स ये नहीं है कि आप उनको अलग से पढ़ा रहे हो 2-3 घंटे, ऐसा करना है बस उनको कि जब भी आपको पास टाइम फ्री हो तो उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल सके, ताकि उनको जो है अलग से उनको पढ़ाया जा सके। बिकॉज अगर वो मिक्स होके पढ़ेंगे तो फास्ट लर्नर के साथ वो कोप अप नहीं कर पाएंगे। सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर।